नमस्कार, मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का हमारा डिस्कशन चलेगा रीट के इर्द गिर्द। रीट, जैसा कि आप जानते हैं, रीट अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, रीट जो है वो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। सबसे नज़दीक जो दिखाई पड़ रहा है वो रीट है। रीट के बारे में अभी देखिए जुलाई में 24 जुलाई और 25 जुलाई को रीट प्रस्तावित है। तो रीट के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके काम आएगा और काम आ सकता है। आप यदि पहले फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिलने वाली है। तो रीट, आइए ये रीट के बारे में कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या है रीट और क्या समझते हैं, क्या कैसे क्या होता है। चलिए रीट के बारे में समझते हैं। रीट जो होता है, जो राजस्थान गवर्नमेंट लेती है, तो रीट का फुल फॉर्म होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। ठीक है ना, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, ठीक है ना। इसी को पहले आरटेट के नाम से जाना जाता था। आरटेट का भी वही सेम था, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है मगर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब की बार रीट दूसरी बार कंडक्ट कराया जा रहा है। जो पिछले वाला था रीट, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट पेपर था उसको तो यथावत रखा गया, मगर जो सेकंड पेपर था वो किसी कारणवश लीक या और कारणवश उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो सेकंड पेपर तो अभी कोई उसको वो डिलीट कर दिया गया और वो मतलब वो इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है, तो उसको जोड़ के उसकी वैकेंसी और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का मतलब अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड सॉरी ये थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के लिए करता है। जो रीट कराता है, रीट हमेशा रीट जो कराता है वो थर्ड लेवल टीचर के लिए, थर्ड लेवल टीचर्स के लिए। थर्ड लेवल टीचर, अब ये भी आप समझना चाहिए थर्ड लेवल टीचर क्या होते हैं। थर्ड लेवल टीचर में दो तरह के टीचर आ जाते हैं। ठीक है ना, आपको बता दें दो तरह के टीचर आ जाते हैं। एक आती है पीआरटी, ठीक है ना, और एक आ जाता है अपर प्राइमरी। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं अपर प्राइमरी। ठीक है, एक आ जाता है पीआरटी, एक आ जाता है अपर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी। ठीक है, ये 1 to 5 तक के लिए एलिजिबल होता है। मतलब 1 to 5 के लिए एक पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है 6 to 8 के लिए। इतना क्लियर? ओके। जो थर्ड लेवल टीचर होता है, थर्ड लेवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, जो थर्ड लेवल टीचर होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है वो 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल करता है। और जो अपर प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है वो आपको अपर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 6 to 8 क्लास के पढ़ाने के लिए आपको एलिजिबल करते हैं। ठीक, पहला तो प्रश्न ये है कि थर्ड लेवल टीचर क्या होते हैं। थर्ड ग्रेड टीचर या थर्ड लेवल टीचर, ये आपको प्राइमरी। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी आपने 10+2, ठीक है, 10+2 और प्लस डिप्लोमा। ठीक है, 10+2 डिप्लोमा, और यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीए। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर 10+2, 12th के बाद डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा चाहिए, प्लस रीट फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें भी यहाँ पर रीट सेकंड पेपर। ओके, रीट सेकंड पेपर। ठीक है, इसमें फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है, और इसमें सेकंड पेपर क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, इतना ये आपको एलिजिबल करता है। केवल आप ये योग्यता रखते हो, रीट क्रॉस करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आपने रीट का अब रीट की तैयारी कैसे करी जाए, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
रीट। अब देखिए, आप यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने यदि सीटेट क्वालिफाई किया है, यदि सीटेट क्वालिफाई किया है प्लस कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाई किया है, तो इन दोनों का मिश्रण ही रीट में आपको क्वालिफाई कराएगा। ये आप इन दोनों का मिश्रण ही आपको रीट में क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इस पे रीट के कम से कम मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 60% रीट से और 40% जो होता है इनके स्टेट बोर्ड से, जो स्टेट बोर्ड की किताबें होती हैं, स्टेट बोर्ड का टीटी होता है, आपने चाहे यूपी टेट दिया हो, चाहे आपने हरियाणा टेट दिया हो, 40% लगभग स्टेट टेट से पूछा जाता है। ठीक है, और अब थोड़ी सी और बात कर लीजिए। राजस्थान का जो कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद आया। राजस्थान का जो कल्चर है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय थे जिन्होंने हमारी लॉजिंग के लिए और फूडिंग के लिए पूरी मुफ्त व्यवस्था करी। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने ये संस्कृति और इस तरह का सिस्टम देखा हो, मगर मैंने वहाँ पर देखा। मैं 2 दिन वहाँ रुका, 2 डेज मैंने वहाँ स्टे किया। ठीक है, 2 डेज स्टे किया। वहाँ पर मैंने देखा कि अलग अलग समुदाय के लोग हैं। जैसा कि आपको राजस्थान, मेरा एक एक शब्द, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक एक शब्द आपकी परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब आपने सीटेट, यदि आप जिस लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, उन्होंने विश्नोई समुदाय और कालबेरिया और विश्नोई समुदाय, कालबेरिया और विश्नोई, कालबेरिया और विश्नोई समुदाय के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जहाँ कालबेरिया, ये सीटेट का क्वेश्चन है, कालबेरिया सांपों को पालते हैं, सांपों को देवता मानते हैं और शंकर जी के भक्त हैं। ये सांपों को पालते हैं। ठीक है, और वैष्णोई समुदाय, वैष्णोई सही नहीं कर रहा, जो भी है आप सही कर लेना। जो वैष्णोई समुदाय है, यहाँ पर ये क्या है, ये जंगली जानवरों को, जंगली जानवरों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, इनसे कालबेरिया विश्नोई समुदाय से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सीटेट और ये दोनों राजस्थान से समुदाय से रिलेटेड हैं। मैं भी एक समुदाय के अंदर में रुका और उस समुदाय ने मुझे 2 दिन खाना पीना, मतलब रहना और खाना पीना सब कुछ मुफ्त में प्रोवाइड कराया। ये बहुत ही ताजुब और बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी पहल है। अलग अलग समुदाय द्वारा अलग अलग पहल करी जाती हैं और अलग अलग पहल के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर ये कालबेरिया की बात कर रहा हूँ, तो ये अनुसूचित जाति में आते हैं, ये एसटी वर्ग के आते हैं। ठीक है, ये एसटी वर्ग है और ये हमारे, ये शायद ओबीसी में आते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ओबीसी में ही आते हैं। ठीक है ना, ये तो चलो ओबीसी में आ गए, मगर ये जो कालबेरिया होते हैं, ये सांपों को पालते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। काल, इस पे यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें तो काल का मतलब होता है भगवान शिव, और बेरिया का मतलब होता है, बेरिया का मतलब होता है नंदी बैल। समझ लो,
शिव और नंदी बैल की ये लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और कालबेलिया नृत्य भी करते हैं। इसलिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं कालबेलिया नृत्य कहाँ करा जाता है, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया कौन है, कालबेलिया समुदाय कौन से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पर इन्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि कालबेलिया और विष्णुई समुदाय मैंने वहां पर देखे और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रशंसनीय काम करते हैं। इसी वजह से एनसीईआरटी के बुकों में इन्वायरमेंट में ये पूरी कालबेलिया ग्रुप और कालबेलिया ये और विष्णुई समुदाय और बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और एनसीईआरटी में सब पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। जो सीटेड क्वालिफाई है ये मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्यों ये ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए यदि ये एसटी वर्ग के हैं तो ये यदि आप रेट में क्वालिफाई करते हैं और रीट के बाद उस परीक्षा को देते हैं जो वहां आपको टीचर बनाएगा, तो एसटी वर्ग के लिए मतलब अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक अनुसूचित क्षेत्र कुछ राज्य के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टीएसपी, टीएसपी एरिया। अनुसूचित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टीएसपी एरिया। ठीक है, अब देखिए कहानी कैसे लिंक होता है। एक टीएसपी एरिया होता है और अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व सॉरी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए टीएसपी लेवल पे, टीएसपी क्षेत्र में, टीएसपी एरियाज में केवल आपको अप्लाई करना है। जो बाहरी स्टेट के हैं वो टीएसपी लेवल पे करेंगे और जो वहाँ के जनजाति क्षेत्र के हैं वो टीएसपी लेवल का रहा हूँ, ये नॉन टीएसपी लेवल हो गया, नॉन टीएसपी लेवल, ये टीएसपी लेवल है। टीएसपी लेवल पे अनुसूचित क्षेत्र है, जिस उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले वासी होंगे वो उन्हीं पर ये टीएसपी लेवल। अब ये देखिए टीएसपी लेवल की वैकेंसी यदि हमारी 30,000 अभी पूर्ववर्ती 30,000 लगभग की वैकेंसियाँ थी, जिसमें जो 15,000 वैकेंसी दी गई थी, जो 15,000 वैकेंसी दी गई थी वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए लगभग दी गई थी। सॉरी 15 नहीं थी, 10 थी, ठीक है ना। जो 10,000 के लगभग थी वो थी हमारा अनुसूचित क्षेत्र की थी और जो 15,000 थी सॉरी 20,000 जो 20,000 थी वो हमारी क्या थी, वो इस लेवल के लिए थी। अब समझिए यदि बाहर के स्टूडेंट हैं या फिर नॉन रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नॉन टीएसपी लेवल पे ही अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, लगभग आधे का 46,000 पोस्ट है। इनमें यदि हम लोग बंटवारा कर दिया जाए तो इसमें अब ये तो बात पता चलेगी कि कितना बंटवारा किया जा रहा है। यदि हम लोग टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करी जाए तो टीएसपी कितना बंटवारा होता है ये तो नहीं पता, मगर यदि 50% भी कर लिया जाए तो हम लोग 50% पे ही वर्क करेंगे कि केवल इसका आधा कर लो आप, जस्ट इसका आधा कर लो टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए। अब इसका आधा कर लो आप, कितना होगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि इसके आधे पे आप काम करेंगे, ठीक है ना, जो भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो समुदाय है बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है और ये समुदाय एनसीईआरटी में छाए हुए हैं। इसलिए आपको जब रीट क्वालिफाई कर लेंगे, रीट के बाद टीएसपी और नॉन टीएसपी का जो चक्कर पड़ता है, इसमें आपको 46,000 जो वैकेंसियाँ दिखाई पड़ रही हैं वो पूरी आपको नहीं मिलेंगी, पूरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। इसकी आधा ही भाग, आप देखिए ये तो आगे नोटिस में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, मगर इसके आधा ही भाग आपको, मतलब आधी वैकेंसियों में ही अदर स्टेट और अनरिजर्व को यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है। इसके क्वालिफाई करने के बाद चलिए इसको और ले देते हैं थोड़ा सा। पहली बार राजस्थान गवर्नमेंट पेपर कराने जा रही है। पहले क्या होता था, रीट की मेरिट से ही सिलेक्शन होता था, मगर क्या है अब की बात पेपर कराने जा रही है, ठीक है ना। तो रीट के पेपर के बाद एक सुपर टेट जैसा यूपी में होता है, जैसे सुपर टेट
उसी तरह का सुपर टेट वहाँ पर भी होगा, कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग है, ये क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग है और इसकी मेरिट से, अब देखते हैं कैसे मेरिट बनेगी। इसकी मेरिट से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, सुपर टेट की मेरिट से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए कि टीएसपी और नॉन टीएसपी लेवल क्या होते हैं और इनके समुदाय का क्या लेन देन है, वहाँ की कला और संस्कृति का समुदाय से क्या संबंधित है। यदि आप इसको मिला के से पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो आप इन्वायरमेंट की बात कर ली जाए या फिर सेकंड पेपर में सामाजिक अध्ययन की बात कर ली जाए, तो इन्वायरमेंट में जो सेक्शन होता है वो कला, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की जो कला संस्कृति होती है, कला और संस्कृति, जो कला और संस्कृति के बारे में है, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में से ही उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसी है, कौन है, कितने समुदाय, मतलब किस तरह के समुदाय होते हैं, कौन सी जो भी एनसीईआरटी में फॉलो हो रहे हैं या फिर जो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के फील्ड पे, और हर समुदाय एक से बढ़कर एक है और एक से बढ़कर एक काम करते हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, देना चाहिए, सबको देना चाहिए रीट, देखते रीट देंगे और अब देखते हैं कि अब कितना क्वालिफाई कर पाते हैं और कितना नॉर्मल सी बात है कि आप 90 पे क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और ये क्वालिफाई रीट को क्वालिफाई मांग रहा है। इसके बाद आपको फिर से सुपर टेट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 90 पे आप क्वालिफाई करिए, 90 क्वालिफाई, ठीक है, 90 पे क्वालिफाई करिए, सुपर टेट की तैयारी पे जुट जाइए। ठीक है ना, और भी कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस मेरे दिमाग में आती हैं कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। आज तो ये मोटी मोटी बात थी केवल कि रीट होता क्या है, रीट में सिलेबस क्या क्या डिजाइन करता है। सिलेबस को मैंने मोटी मोटा ये बताया, जो भी रीट क्वालिफाई करना चाहता है वो, यदि वो सीटेट क्वालिफाई कर रखा है उसने, तो वो उसको हेल्प करेगा। सीटेट, मैंने कहा सीटेट के टॉपिक्स जो होते हैं वो पूरे इसमें आते हैं। और कोई भी स्टेट टेट, आप यदि यूपी टेट की बात कर ली जाए, यूपी टेट की बात कर ली जाए, इनके भी टॉपिक्स खूब पूछे जाते हैं। सीटेट और यूपी टेट या और भी कोई भी टेट है, इनके खूब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इस बारे में कोई निश्चिंत नहीं है। मगर इनका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। अब ये बता दूं, लैंग्वेज फर्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी और मगर मोटी बात है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत हो सकती है, सेकंड में भी यही सेम है। ठीक है ना, मगर फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब इसमें भी 2 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो सेकंड लैंग्वेज की, जैसे सीटेट में पहले पूछा जाता था, लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस जो है वो सेकंड से अलग है। मतलब यदि हिंदी फर्स्ट पूछी जाएगी, इसमें देखते हैं यदि लेवल में हिंदी फर्स्ट है और इसी का हिंदी सेकंड है, इसका इनके सिलेबस में डिफर है, इसमें डिफरेंस है, सिलेबस में डिफरेंस है, इसका सिलेबस अलग है। सॉरी, डिफरेंस इन सिलेबस। ठीक है, चाहे हिंदी की बात करी जाए, चाहे इंग्लिश की बात करी जाए, चाहे हिंदी की बात करी जाए, चाहे इंग्लिश की बात करी जाए, इसमें भी 2 लैंग्वेज आती हैं। मतलब लैंग्वेज के अंदर 2 सेक्शन बांटे होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी 2 भाषाएं होती हैं, 2 पेपर बटे होते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज फर्स्ट की दोनों जो
दो दो पेपर होंगे, उनकी भी उनका सिलेबस अलग होता है। इंग्लिश का भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में कोई भी है, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकेंड। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप। जो दोनों प्रश्न पत्र होंगे एक ही विषय के, मतलब एक ही लैंग्वेज के जो दो प्रश्न पत्र उसमें बने होंगे, उनका भी सिलेबस अलग होता है। ये जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जान रहे मतलब जो जान तैयारी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, वो भी बता दूं, सिलेबस फर्स्ट लैंग्वेज का अलग होता है। लैंग्वेज फर्स्ट में जो दोनों पेपर होते हैं उनका भी लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। आप बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी के साथ काम करिए। ये ना सोचिए सिलेबस एक है, दोनों का सिलेबस अलग है, आप मैच करिए तो उसमें अलग से फ़र्क मिलेगा। और कुछ स्टेट टेट की इसकी इस तैयारी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ स्टेट टेट के भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। जैसे लैंग्वेज सेकेंड की बात, इंग्लिश की बात कर ली जाए, इधर मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन बहुत से पूछे जाते हैं। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो जो कहीं नहीं पूछे जाते हैं, कि ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, और ये मैंने अलग से टॉपिक देखे हैं, ये और किसी टेट में नहीं दिखाई पड़ता है मुझे, मगर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिंदी में बात कर ली जाए तो हिंदी में हमारा जो अलग से टॉपिक, मैं ये बता रहा हूँ जो बिल्कुल अलग है होते हैं, जो ना सीटेट में पूछे जाते हैं, ना यूपी टेट में पूछे जाते हैं, ना हरियाणा टेट में पूछे जाते हैं। हिंदी में वाक्य के अवयव ठीक है, वाक्य के अवयव, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस और भी कोई जानकारी मिलती है, मुझे दिमाग में आता है कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी फ़िलहाल इतना ही, और रीत की तैयारी आज से शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ आज जो भी दिमाग में मेरे आता रहेगा, जो भी मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और देखते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जो मोटी बातें हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। आज के लिए मुझे